So welcome everyone to the power of now. देखते हैं कि आज खत्म होती है किताब की कल खत्म होती है। हम शुरू करेंगे सिलसिला अपना और देखते हैं। रिंकू, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, आप प्लीज सेशन पढ़िएगा। ऑलराइट, so let me share a beautiful book with all of you. Let's share it. Share screen and शक्तिमान वर्तमान आपके सामने है। Okay, lovely. ऑल राइट देन, कल हमने जो खत्म किया था सेशन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। रेजिस्टेंस हम लोग इतनी लाइफ में करते हैं उसके बारे में था, और कैसे हमारी लाइफ में हमें एक तब्दीली लानी है। आज जो हम सरेंडर करने वाले हैं, समझने वाले हैं उसके बारे में, वो है निजी संबंधों में समर्पण। सो पर्सनल रिलेशंस में सरेंडर करना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे होता है, उसके बारे में आज हमारा पूरा का पूरा सेशन है। सो मैं सवाल जैसे हमेशा की तरह आज भी वो वक्ता एक सवाल कर रहे हैं और उसका फिर जवाब है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और रिंकू आंसर करेंगी। उसके बाद मैं अपनी फुल चेष्टा करूंगी आपको समझाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। सो उन लोगों के साथ क्या किया जाए जो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ चालाकी करते हैं या मुझ पर हावी होना चाहते हैं? क्या मुझे उनके प्रति समर्पण कर देना चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते ना कि भाई लोग पे हावी हो रहे हैं, अपना गलत फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, कि मैं तो बलि का बकरा हूँ, हमेशा मुझे ही लोग फायदा उठा रहे हैं। उनके लिए जवाब है, बहुत सुंदर जवाब है। रिंकू, आप प्लीज अपनी मधुर आवाज में पढ़ें। Yeah. Can you hear me? वेरी क्लियरली। ऐसे लोग दीन से कटे हुए होते हैं और इसलिए ऊर्जा व शक्ति को वे आपसे प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। यह सच है कि केवल एक अचैतन्य व्यक्ति ही दूसरों को इस्तेमाल करने या उनके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि केवल अचैतन्य व्यक्ति को ही इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के साथ चालाकी की जा सकती है। अगर आप दूसरों के अचैतन्य व्यवहार के प्रति प्रतिरोध करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, तो आप भी अचैतन्य ही हो जाते हैं। लेकिन समर्पण का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप खुद से अचैतन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल होने दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल संभव है कि किसी व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक या स्पष्टतः ना कह दी जाए या उस स्थिति से उठकर दूर चला जाए और साथ ही आंतरिक रूप से पूरी तरह अप्रतिरोध की अवस्था में भी रहा जाए। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति को ना कहते हैं, तो उस ना को अपनी किसी प्रतिक्रिया में से न आने दें, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान में से इस स्पष्ट बोध में से आने दें कि उस पल में आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसे अप्रतिक्रियात्मक ना रहने दें, एक उच्च गुण धर्म वाली ना रहने दें, एक ऐसी ना रहने दें जो हर किसी की नकारात्मकता से मुक्त हो और इसलिए वह दुख को और आगे न बढ़ा रही हो। थोड़ा सा पेचीदा था शायद कई लोग के लिए, तो आई विल ट्राई कि आपको समझ में आए। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो बीइंग से कटे हुए होते हैं और उनकी एनर्जी, उनकी पावर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो हम सबके पास एनर्जी है, हम सबके पास पावर है। अगर हम इसको हर समय खोजने की कोशिश करते रहें, ये नहीं समझे कि हमारे पास है। अगर मैं बीइंग में लिव करूंगी तो मुझे पता है मेरे पास पावर है, मेरे पास एनर्जी है, एंड आई एम होल एंड कंप्लीट। लेकिन अगर मैं बीइंग में नहीं हूँ, पास्ट में रह रही हूँ या फ्यूचर में रह रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये चीजें खोजूंगी बाहर से। और खोजूंगी मतलब किसी के ऊपर डोमिनेट करूंगी, तो फिर मेरा पावर दिखती है, मेरी शक्ति दिखती है, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है। या कोई बोल जोर जोर की बोलते हैं, दिखाते कि हमारी एनर्जी है। एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं। ट्रूथ क्या है, सच क्या है, कि एक इंसान जो चैतन्यता से बहुत दूर है, अचैतन्य है, या आप बोल लीजिए इंग्लिश में अनकॉन्शियस है,
वो ही दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए आतुर रहेगा, चालाक रहेगा, दूसरों को दबाने के लिए। मैं ऐसे बोलता हूं तो ऐसे करेंगे, वो ही इंसान है जो ये सब काम कर सकता है। और अगर आप लड़ें, झगड़ें या बचाएं, रेजिस्ट करें कि नहीं मैं तो इसे नहीं करूंगा, तो आप भी उसकी इस लड़ाई में उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप भी अनकॉन्शियसली बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ उस पैटर्न में जा रहे हैं। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को किसी और से मिसयूज होने दें या कोई आपके ऊपर हावी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक्कार्ट टोले का बोलना है, लेकिन उसी की तरह से ना फर्मली बोल सकते हैं आप। कभी भी रिएक्शन आने मत दीजिए कि आपने कुछ, उसने कुछ बोला, आपको कुछ समझ में आया तो आपने रिएक्शन दिया। आपकी क्लियर प्रतिक्रिया, क्लियर रिएक्शन क्या है? आपको रियलाइज करना पड़ेगा अपने कॉन्शियस लेवल से कि क्या सही है, क्या गलत है इस समय। इस अगर हम लोग कई बार ना सिचुएशंस के वो आदी बन जाते हैं कि ना हमेशा ये तो रॉन्ग ही होता है। नो 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 जजमेंट कि हमेशा रॉन्ग होता तो अभी भी रॉन्ग होगा, नहीं। हमेशा रॉन्ग होता तो आज राइट, इस समय राइट हो सकता है वो इंसान। जब हम कंडीशनल बिहेवियर से बात करेंगे तो हम अनकॉन्शियसली बात करेंगे, तो हम कहीं से भी स्पिरिचुअल नहीं, कहीं से भी बीइंग में नहीं, बिकॉज हम पास्ट टेंस के रिएक्शन से आज रिएक्ट कर रहे हैं। सो इसे अप्रतिक्रियात्मक ना रहने दें, एक उच्च गुणधर्म वाला ना रहने दें, एक ऐसा ना रहने दे जो हर तरह की नकारात्मक से मुक्त हो और इसलिए वो दुख को आगे ना बढ़ा रही हो। सो आप अगर नॉन रिएक्टिव रहेंगे, प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, तो आपके जो नो है ना वो भी हाई लेवल का, हाई क्वालिटी का हो। और वो कैसा है? वो फ्री होगा। किससे फ्री होगा? हर प्रकार की नेगेटिविटी से। और जब वो फ्री होगा हर प्रकार की नेगेटिविटी से, सफरिंग तो आने से रही, दुख तो आने से रहा, दुख से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने हायर लेवल से उसके साथ, उस बीइंग में रहते हुए रिस्पॉन्ड किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट है, अपनी विजडम को यूज करना इंपॉर्टेंट है, अपने साथ उस समय बीइंग फील करना इंपॉर्टेंट है। पास कंडीशनल रिएक्शन देना इज नॉट राइट। अभी कैसा है उसको हमें बिहेव करना है। अगला सवाल, जहां मैं काम करता हूं वहां की स्थिति परिस्थिति बड़ी अप्रिय है। मैंने उसके प्रति समर्पण का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा करना मुझे संभव नहीं लगा है। एक बड़ी मात्रा में प्रतिरोध आता ही रहता है। सो बहुत लोग बोलेंगे कि आप बोल रहे हो प्रतिरोध मत करो, रेजिस्टेंस नहीं करो, लेकिन मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरा वर्क प्लेस है, वहां तो लोगों का ऐसा बिहेवियर है कि मैं मतलब कैसे रिएक्ट करूं। वो वायलेंट भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो मैं अब कैसे उसके साथ रहूं? आइए इसका सवाल पढ़ते हैं। अगर आप समर्पण नहीं कर सकते हैं तो जो करना है वह तुरंत कर दीजिए। उस स्थिति परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ बोलिए या कुछ कीजिए या खुद को वहां से हटा लीजिए। अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लीजिए। नकारात्मकता से न तो अपने सुरम्य व कांतिमय बींग को और न ही इस धरती को प्रदूषित कीजिए। किसी भी तरह के दुख को अपने अंदर रहने की ठौर मत दीजिए। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, उदाहरण के लिए अगर आप जेल में हैं, तो आपके समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं। तो आपके समक्ष दो ही विकल्प बचते हैं, प्रतिरोध या समर्पण। यानी बाहरी स्थिति से बंध जाना या मुक्त रहना, दुख महसूस करना या आंतरिक शांति में रहना। तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम सरेंडर नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो हमें क्या करना है? जो हमारा विजडम हमें बोल रही है उसके हिसाब से हमें उस समय रिस्पॉन्ड करना है। सिचुएशंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन नेगेटिव है, तो अपने आप को वहां से थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए। वाई?
नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिविटी का संगति में वैसी ही विचारधारणा आएंगी। हम अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सोचते हैं ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाए, वैसा वो कर लेगा तो मैं बेटर हो जाऊंगी। नहीं, हमें अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। हमें अपना एनवायरनमेंट दूषित नहीं करना है, उसको पल्यूट नहीं करना है। हम अंदर से एब्सोल्युटली सुरम्य हैं, कांतिमय हैं, मतलब हम ब्यूटीफुल हैं, हम रेडिएंट बीइंग्स हैं और हम बीइंग में रह रहे हैं। हमें ना अपने आप को प्रदूषित करना है, प्रदूषित करना है, ना हमको अपनी मदर अर्थ, माँ पृथ्वी, सिस्टर गैया को प्रदूषित करना है। किसी भी तरीके का ना दुख लेना है, ना किसी को देना है। अगर हम अपने अंदर दुख पालते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो बढ़ बढ़ के रिजेंटमेंट में आ जाएगा। और अगर बाहर दुख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में गांठें बन जाएंगी। तो हमें एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर हम जेल में हैं, कोई टाइप के पिंजरे में हैं, तो हमारे पास दो ही चॉइस है। या तो हम एक्सेप्ट कर ले कि हम जेल के अंदर हैं, पिंजरे के अंदर बंद हैं, या हम सरेंडर कर दें कि जो है देखा जाएगा, अब तो मैं यहाँ पर हूँ, देखा जाएगा। और मैं रेजिस्ट, या तो मैं रेजिस्ट करूंगा कि भाई मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो लोहे की सलाख तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, हल्ला मचाऊंगा, या समर्पण, सरेंडर कर दूंगा, रेजिस्टेंस से नहीं रहूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी स्थितियां में आपको एक बंद जाना होता है या मुक्त होना होता है, ये भी आप पे निर्भर करता है। आपका इनर पीस क्या बोलता है? व्हाट डू यू फील इनसाइड? सफरिंग चाहिए कि पीस चाहिए? अगर पीस चाहिए तो सरेंडर, सफरिंग चाहिए तो रेजिस्ट। डिसीजन आपको लेना है और कोई बाहर वाला नहीं आएगा। अगला सवाल, अपने जीवन के बाहरी व्यवहार में से क्या हमें अप्रतिरोध की साधना करनी होगी? जैसे हिंसा के प्रति भी अपर प्रतिरोध में रहना, या एक केवल ऐसी बात के लिए होना चाहिए जो हमारे आंतरिक जीवन से सरोकार रखती हो? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप क्वेश्चन। लाइफ में रेजिस्टेंस अगर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेजिस्ट कर रहा है हमारे साथ, तो हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? कोई नॉन रेजिस्टेंट करे तो कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? अपनी लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए? हमें नॉन रेजिस्टेंस चाहिए, वायलेंस चाहिए, हमारी इनर लाइफ में क्या चाहिए, राइट? तो लोग बोलेंगे नहीं, मेरे को तो ऑब्वियसली हैप्पी लाइफ चाहिए, मेरे को तो ऑब्वियसली पीसफुल लाइफ चाहिए। इसका भी एक पहलू है, इनर पर्सपेक्टिव एंड आउटर पर्सपेक्टिव। आज थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। रिंकू, लेट्स रीड। समर्पण द्वारा आपके संबंधों में गजब का बदलाव आ जाएगा। सॉरी, ऊपर से पढ़ू ना। आपको केवल आंतरिक पहलू से ही सरोकार रखना है। वह प्राथमिक ही बुनियादी है। निश्चय ही वह आपके बाह्य जीवन का भी रूपांतरण कर देगा और आपके संबंधों इत्यादि का भी। समर्पण द्वारा आपके संबंधों में गजब का बदलाव आ जाएगा। अगर आप जो हैं को ही स्वीकार नहीं कर पाते, तो इसका परिणाम यह होगा कि आप किसी को भी उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे जैसा कि वह है। आप लोगों के बारे में निर्णय निष्कर्ष निकालते रहेंगे, उनकी निंदा आलोचना करते रहेंगे, उन पर ठप्पे लगाते रहेंगे, उन्हें नापसंद व नामंजूर करते रहेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करते रहेंगे। साथ ही अगर आप अब को भविष्य में पहुंचने का जरिया बनाने में लगे रहेंगे, तो आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति को आप कहीं पहुंचने या कुछ पाने का साधन भी बनाते रहेंगे। तब संबंधों का व लोगों का महत्व आपके लिए या तो दोयम दर्जे का हो जाएगा या बिल्कुल नहीं रहेगा। संबंधों से आप क्या फायदा उठा सकते हैं, यही बात आपके लिए प्रमुख हो जाएगी। चाहे वह भौतिक लाभ हो, शक्ति व अधिकार का भाव हो, शारीरिक सुख हो या किसी तरह की अहम संतुष्टि हो। सो हमें इनर वर्क पे काम करना है, आंतरिक पहलू पे काम करना है, इनर एस्पेक्ट पे काम करना है, अपने अंदर काम करना है। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये फाउंडेशन है, प्राइमरी फाउंडेशन है हमारी।
ऑफ कोर्स हमें लाइफ में रूपांतरण चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और अपनी बाहर की लाइफ में भी चाहिए, हमारे रिलेशनशिप में भी चाहिए, 100% चाहिए। लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कब आएगा बदलाव, ये समझने की अभी जरूरत है हम सबको। अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, जैसा जो है, जो रिजल्ट निकला है वैसा जो वो है, जैसा भी वो है, तो हम क्या करेंगे? हमने जजमेंटल का मुखौटा पहन लिया। ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। हम जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, आलोचना करेंगे। हम लेबल में डाल देंगे कि ऐसा, ठप्पे लगा देंगे, दिस इज लाइक दिस, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, बेकार प्रवृत्ति का, अच्छा है, ये है, वो है। रिजेक्ट कर देंगे उसको, बिना बात ना पसंद कर देंगे, ना मंजूर कर देंगे। और हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे ये इंसान ऐसे होना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। हम कौन होते हैं करने के लिए? लेकिन हम ऐसा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आगे से आगे क्या होगा? हम बार 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 उस इंसान को बदलने की चेष्टा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और उससे क्या होने वाला है? वो इंसान अपना बैलेंस भी खो देगा। वो बोलेगा ये इंसान तो बार बार मुझे बदलना चाहता है, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो कतराना शुरू कर देगा हमसे। अपने बच्चों का एग्जाम्पल सोच के देखिए, या अपने किसी और का, कि यार ये तो हमेशा बदलने के लिए रेडी रहता है या रहती है, मैं तो उसके पास नहीं बात करने वाला, बिकॉज ये मेरे को तो एक्सेप्ट नहीं कर, जैसी मैं हूँ। इसमें हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हम इंसानों के रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हमने किसको लोअर दिखाया है? किसको लोअर दिखाया है? सामने वाले को या अपने आप को? किसको इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी है? ये सवाल हमें इसके ऊपर मंथन करना है। आपको उस रिलेशनशिप से क्या चाहिए? कुछ फायदा उठाना है? किस टाइप का? भौतिक, मटेरियलिस्टिक गेन, शक्ति, सम काइंड ऑफ पावर, या शारीरिक फिजिकल प्लेजर चाहिए, या अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन करना है आपको? सो प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों को बदलना हमारा काम नहीं है। हमको अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में लाना है, रेजिस्टेंस मोड से अलग हटाना है। दैट इज आवर पर्पस। जब हम इस पे वर्क करेंगे तो हम पावर ऑफ नाउ में कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। ये अभी इतना सही नहीं है, इसके बारे में और भी चर्चा हो रही है। आइए पढ़ते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। आइए मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि संबंधों में समर्पण किस तरह काम करता है। जब आप किसी बहस में या किसी द्वंद्व वाली स्थिति में उलझ जाएं, चाहे वह अपने जीवन साथी के साथ हो या किसी अन्य निकट संबंधी के साथ, तब ध्यान पूर्वक यह देखना शुरू कीजिए कि जब आपके पक्ष पर आक्रमण होता है, तब आप किसी तरह अपने बचाव में उतर आते हैं, या अपने अंदर उठते आवेग व आवेश में के बल को आप तब महसूस कीजिए जब आप दूसरे के पक्ष पर आक्रमण कर रहे होते हैं। अपने ही दृष्टिकोण के प्रति और अपने ही मत अनुमत के प्रति अपनी आसक्ति का अवलोकन कीजिए। खुद को सही सिद्ध करने और दूसरे को गलत सिद्ध करने की आपकी ललक के पीछे की मानसिक भावनात्मक लपक को महसूस कीजिए। यह आवेग अहंकारी मन का ही आवेग है। तब उसे सम्मान सहित स्वीकार करके, यथासंभव उसे पूरी तरह महसूस करके, आप उसे चैतन्य बना दीजिए। फिर एक दिन किसी बहस के बीच आपको अचानक ही बोध होगा कि आपके पास तो चुनने का विकल्प है, और तब आप अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ देना तय कर सकते हैं, केवल यह देखने के लिए कि क्या होता है। समर्पण कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ देने का मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मौखिक रूप से बस कह उठें, ठीक है, आप ही सही हैं, भले ही आपका चेहरा यह कह रहा हो, मैं इस तरह की बचकानी अचैतन्यता से ऊपर उठ चुका हूँ। ऐसा करना तो प्रतिरोध को एक दूसरे ही तर्क पर स्थानांतरित कर देना मात्र होगा, जबकि अहंकारी मन तब भी आपकी बागडोर
अपने हाथ में लिए हुए अपनी ही उच्चता का दावा कर रहा होगा। मैं आपके अंदर की उस समूची मानसिक भावनात्मक शक्ति को अलविदा कहने की बात कर रहा हूँ, जो कि शक्ति व अधिकार के लिए लड़ फिर रही होती है। तो समझते हैं ये वाली बात। जब कभी लड़ाई हो रही होती है, आप खुद अपने आप को भी रिलेट करिएगा, अभी बीइंग में नहीं रह के अपने उस एग्जाम्पल को सोचिएगा कि जैसे मेरी आवाज जा रही है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लड़ाई हो रही है हस्बैंड से, बच्चे से, किसी और से। अगर उसने कुछ नेगेटिव आपको बोला तो आप उस पे बाउंस बैक करते हैं 99.9%। तुमने मुझे कैसे बोला, तुम भी तो ये रॉन्ग करते हो। उसने हमें बोला कि आप ये चीज सही नहीं करते हो, तो आप उस अटैक को ले नहीं पाते हो। आप क्या करते हो, तुम भी तो ये चीज सही नहीं करते, तुम्हारा भी तो ये प्रॉब्लम है। हम डिफेंसिव और अटैकिंग की पोजीशन में आ जाते हैं, और यही है जहां हमारे रिलेशनशिप्स उलझ जाते हैं, क्योंकि हम ध्यानपूर्वक तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे, ना उनको देख रहे हैं। हम तो पहले से उसने बोला और मेरा डिफेंस मैकेनिज्म रेडी, और आई अटैक। जब हम आक्रमण के एंगल में आ जाते हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव, उसका दृष्टिकोण हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपने अपने उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। तो एखार्ट टोल का बोलना है, इस समय हमें अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं अपने आप को राइट प्रूफ करने में क्यों लगा हुआ हूँ, ये ईगो का गेम क्यों खेल रहा हूं मैं। एम आई ईगोइस्टिक? आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं। या जो लोग होंगे जिनको पता है कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, बोलेंगे हाँ मैं तो ईगोइस्टिक हूँ, मैं तो लड़ाई में लड़ ही नहीं सकता, जीतता ही जीता हूँ। अगर आप सेकंड इंसान हैं तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी और पावर ऑफ नाउ के बहुत दूर हैं, बिकॉज आप अहम से बात कर रहे हैं, ईगो के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने सेल्फ रियलाइजेशन करी, वाई पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उस दिन बीचों बीच किसी कॉन्वर्सेशन के आपकी बत्ती जलेगी। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। तब हम रिएक्ट करना छोड़ देंगे। और ये नहीं कि मुंह से फॉरगेट इट, या आई एम बियॉन्ड ऑल दिस। अगर हम ऐसा बोलते कि मैं आई एम बियॉन्ड ऑल दिस, मैं तो इसके परे हूँ, इसका मतलब मैं अपने ईगो को और प्रमोट कर रहा हूँ कि यार तुम तो लोअर हो, मैं तो हायर हूँ। नहीं, हमें बस सरेंडर करना है। इट्स ओके, इट्स फाइन, जो है बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके। नहीं नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा चेहरा कैसे रिएक्ट कर रहा है, उससे ट्रांसफॉर्मेशन का मालूम पड़ता है। सो हमें इनर वर्क करना है, इनसाइड वर्क करना है। जब हम इनसाइड वर्क करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम एक लिटिल हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। हायर लेवल मतलब क्या हुआ, हमारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी एक अच्छे से कॉम्बिनेशन में रहेगी। हमारा सारा एनर्जी फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा। हम फिर फाइट नहीं कर रहे होंगे कि पावर शक्ति मुझे चाहिए। हम ईगो माइंड से नहीं चल रहे होंगे, सुपरियोरिटी नहीं दिखा रहे होंगे। हमने बस लेट को कर दिया, इट्स ओके यार, हुआ चलो मिट्टी डालो। ये होता है बड़प्पन, ये होता है पावर ऑफ नाउ में रहना। इट्स ओके, वो बचकानी चीज कर तो मैं भी बच्ची बन जाऊं। नो, इसका क्लास पैराग्राफ भी बहुत सुंदर है, प्लीज पढ़ते हैं। अहम बहुत ही चतुर चालाक होता है, इसलिए आपको बहुत सावधान, बिल्कुल प्रेजेंट और अपने साथ पूरी तरह ईमानदार रहना होगा, यह देखने के लिए कि क्या आपने अपनी मन की अवस्था के साथ कर ली गई तादात्म्यता तादात्म्यता को सचमुच तोड़ दिया व छोड़ दिया है, या और इस तरह अपने मन से खुद को मुक्त कर लिया है। अगर अचानक ही आप अंदर से खुद को बहुत हल्का हल्का, स्पष्ट व निरभ्र और गहराई तक शांत अनुभव करें, तो यह साफ संकेत है कि आप समर्पित हो चुके हैं। तब देखिए कि चूंकि आप प्रतिरोध करके दूसरे व्यक्ति की मानसिक अवस्था को खुराक नहीं दे रहे होते हैं, इसलिए उसकी मानसिक अवस्था का क्या होता है। जब मानसिक अवस्था के साथ तादात्म्यता नहीं रहती है, तब सच्चा संवाद आरंभ होता है। ब्यूटीफुल। सो जो ईगो है, अहम है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, लोमड़ी की तरह है। इससे बहुत बच के रहना चाहिए। अलर्ट, सावधान, प्रेजेंट रहें, और अपने आप से इंटेग्रिटी में रहें, ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें अपने आप से। क्योंकि वेदर आप समझें कि नहीं समझें,
आपने जो अपनी मेंटल स्टेट थी उससे आइडेंटिफिकेशन किससे की थी, ईगो से करी थी या किससे, किसी ट्रैप से करी थी या उससे फ्री कर दिया है, वो आपको रियलाइज होगा। अगर आप वाकई में फ्री हो चुके हैं ईगो से, तो आप बहुत लाइट एनर्जी फील करेंगे। आई यू फीलिंग वेरी लाइट, एनर्जेटिक, ब्यूटिफुल। लेकिन अगर आपने ऊपरा ऊपरी सरेंडर किया तो आपको अंदर एक हैवी फीलिंग आएगी। जब लाइट फीलिंग आती है मतलब आई हैव सरेंडर्ड, आई एम फ्री, आई एम लाइक अ बर्ड। और जब हैवी फीलिंग आती है मतलब मैं तो अटैच्ड हूँ, उस पिंजरे में मैंने अभी भी बंद किया होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए और दूसरे के, बोलते हैं ना, स्टेप इन द अदर पर्सन शूज, दूसरे के नजरिए से देखना शुरू करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा बिहेवियर करता, अगर मैं ऐसा बोल रहा होता। जब कभी आप ये शिफ्ट करेंगे ना एंगल, अपने आप बोलने की जगह उसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से दूर हो जाएंगे। और तब जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को इस चीज से, उस चीज से, मेंटल पोजीशन से, तब आपकी कम्युनिकेशन, सच्ची कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, जहां कोई ईगो नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, जस्ट एक्सेप्टेंस, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, सरेंडर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमको इस बात पे अपने अंदर वर्क करना है। अगला सवाल करते हैं, हिंसा, आक्रामकता और इसी तरीके के हालात का सामना होने पर इस अप्रतिरोध का क्या होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जब कभी वायलेंस आएगी, अग्रेशन आएगा और इस टाइप की चीजें आएंगी, तब हम कैसे नॉन रेजिस्ट, हम तब कैसे दिखाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा? वेरी ब्यूटीफुल। आइए सवाल का जवाब समझते हैं। अप्रतिरोध का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ ना करें। इसका अर्थ तो यह है कि कुछ भी करते हुए आप अप्रतिक्रियात्मक रहें। पूरब के मार्शल आर्ट वालों की साधना में शामिल इस गहरी प्रज्ञा को याद रखिए। प्रतिद्वंदी के बल को रोके नहीं, उससे ऊपर होकर उसे जीतने की कोशिश करें। इसके बाद जब आप सघन प्रेजेंस की अवस्था में हो, तो कुछ न करना परिस्थितियों तथा लोगों का रूपांतरण करने तथा हील करने की प्रबल शक्ति रखता है। तो आओ धर्म के एक सूत्र Excuse me. That's धर्म fine. के एक सूत्र where am I? हाँ, तो आओ धर्म के एक सूत्र है वो वी, नहीं वो वी, जिसका अनुवाद आमतौर पर यह किया जाता है क्रिया रहित क्रिया, या बिना कुछ करते हुए शांत बैठना। प्राचीन चीन में इसे सर्वोच्च सिद्धि या गुण माना जाता था। चेतना की, बल्कि कहना चाहिए अचैतन्यता की, उस सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहने वाली अवस्था से, जो कि भय, अकर्मण्यता या अनिर्णय से उत्पन्न होती है, यह एक बिल्कुल भिन्न अवस्था है। सचमुच कुछ न करने में आंतरिक अप्रतिरोध तथा सघन सजगता शामिल रहा करती है। सो अप्रतिरोध की जब स्टेज आती है, नॉन रेजिस्टेंट स्टेज आती है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कुछ करने से हम नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। कभी कुछ कर रहे हैं तो हमें उसमें अपनी प्रतिक्रिया नॉन रिएक्टिव रखनी है। और जैसे बहुत इम्पोर्टेंट समझना हमें कि जैसे ईस्ट इंडिया, ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे हम जहाँ ईस्ट वर्ल्ड में हैं, और हमारे से और जापान से बहुत सारी चीजें निकली हैं। अब जैसे मार्शल आर्ट्स निकला है यहाँ से, प्रतिद्वंदी जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सामने वाले जो हमारे होते हैं, उनके हम जो फोर्स आ रहा है उससे रेजिस्ट नहीं करते, उसको ओवरकम करने की ट्राई करते हैं। उस पर उसका फोर्स आ रहा करेंगे तो फिर हमें हमें भी जो लगेगा, पर उसके ऊपर और पावर दिखानी है। सो हम उस समय क्या दिखा रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते हुए भी प्रेजेंट हैं, और ये प्रेजेंस होने से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हम हील होने की एक बहुत मैजिकल पावर अपने पास रखते हैं। जब मुझे किसी ने अटैक किया,
तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैं उससे हील हो गया, देखा कि क्यों हुआ है। तो टाओइज्म अगर आप लोग को पता हो, अगेन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, हम वहां पर क्या है, वहां वो भी करके एक साइंस आती है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिया रहित ना, एक्शनलेस एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं बोलते और आप चुपचाप बैठे रहते हो। तो आप क्या कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मंथन कर रहे हो। चाइना में इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, कि चाइना में इसको कैसे बोला जाता है, चाइना में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आए, आपके अंदर सारे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली लिव कर रहे हो लाइफ। ये नहीं कि आप एकदम अनकॉन्शियसली लिव कर रहे हो, आप नॉर्मल स्टेट में नहीं हो। नॉर्मल स्टेट में जब आप हो, आप कॉन्शियस लिविंग कर रहे हो और आप उस समय फियर से दूर हो, आप उस समय रिएक्शन से दूर हो। आप उस समय कहाँ लिव कर रहे हो, अपने इनर माइंड में लिव कर रहे हो, जहां आप कॉन्शियस रह रहे हो, जहां आपको इनर्शिया से डर नहीं है, आपको डिसीजन नहीं लेने से डर नहीं है। कुछ नहीं करने का मतलब आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप 100% अलर्ट हो। इसी बात को हमें समझना है। आगे पढ़ते हैं, इसको और समझते हैं, थोड़ा सा गहरा है। दूसरी तरफ अगर कुछ करना ही पड़े तो फिर आप अपने संस्कारग्रस्त मन में से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि उस स्थिति के प्रति आवश्यक अनुक्रिया को अपनी चैतन्य प्रेजेंस में से करते हैं। उस अवस्था में आपका मन किसी भी धारणा अवधारणा से मुक्त रहा करता है, हिंसा की अवधारणा से भी। ऐसे में यह कौन बता सकता है कि आप क्या करेंगे? आगे पढ़िए। अहम तो यही मानता है कि आपके प्रतिरोध में ही आपकी शक्ति निहित रहती है, जबकि सच यह है कि प्रतिरोध आपको बीज से अलग कर देता है, जो कि शक्ति का एकमात्र स्थान है। प्रतिरोध तो दुर्बलता है, इसलिए वह भय शक्ति का नकाब पहन लेता है। अहम जिसे दुर्बलता समझता है, वह तो आपकी बीइंग है, अपनी विशुद्धता, सरलता, निर्दोषता व शक्ति के रूप में। अहम जिसे सबलता समझता है, वह तो दुर्बलता है। इसलिए अहम हमेशा एक निरंतर प्रतिरोध शैली में रहा करता है और आपकी दुर्बलता को, जो कि दरअसल आपकी सबलता है, ढांपने के लिए तरह तरह की नाटकबाजी करता रहता है। ऑलराइट, सो हमें क्या समझना है? यू वांट टू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ आल्सो? एक साथ समझा दूंगी। जब तक कि समर्पण नहीं आता, तब तक अचैतन्य नाटकबाजी हमारी मानवीय अकर्मण्यता का एक बड़ा भाग बनी रहती है। समर्पण में आपको न तो अहम की सुरक्षा की आवश्यकता रह जाती है और न ही झूठे मुखौटों की। आप बिल्कुल सरल सहज हो जाते हैं, बिल्कुल वास्तविक हो जाते हैं। इस पर अहम कह उठता है, ऐसा करना खतरनाक है, और यह कि तुम असुरक्षित हो जाओगे, तुम्हें चोट पहुंचेगी। लेकिन जो बात अहम जानता ही नहीं है, वह यह है कि केवल प्रतिरोध को अलविदा कह देने से और मुक्त भाव में रहने से ही आप अपनी सच्ची और अत्यावश्यक अपराजयता का अन्वेषण तथा वर्णन कर सकेंगे। स्ट्रॉन्ग हिंदी। ऑलराइट, सो ईगो वर्ल्ड, पहले अच्छा हमने लास्ट पेज पे शुरू किया था। सो सेकंड हैंड पे क्या होता है, हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं साथ में, मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। सेकंड हैंड में क्या होता है, जब कुछ एक्शन जरूरी है करना, लेकिन आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो प्री कंडीशन माइंड है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप उस समय बीइंग में रहकर कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब जो आप रिएक्शन देंगे वो मैजिकल होगा, बिकॉज वो एकदम सही होगा। इस अवस्था में आपका माइंड मुक्त है किसी न किसी पचड़े से, कि ये अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट है,
या ये हिंसा है, किसको ये सब पता है? कौन बोल सकता है? किसको पता है ये सब चीजें करना? हम उस समय उस वर्ल्ड में आएंगे। एम, जिसको ईगो बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या काम है इसका? रिटेलिएट करना, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाना। अहम का तो विश्वास ही ये है कि रेजिस्ट करने में ही आपका बल है, आपकी पावर है। लेकिन सच में क्या है? रेजिस्टेंस हमको बीइंग से अलग कर देती है। रेजिस्टेंस से में हम बीइंग में रहते ही नहीं है और हमारी जो शक्ति चकनाचूर हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब वीकनेस, और भय शक्ति का नकाब पहन लेता है। इसका मतलब जो फियर है वो एक मुखौटा पहन लेता है कि अरे डर है तो मैं स्ट्रेंथ है, मैं दिखा रहा हूँ। नॉट एट ऑल। ईगो क्या देखती है? इसको वीकनेस देखती है, ये तो बहुत वीक है। लेकिन बीइंग क्या होता है? प्योर, इनोसेंट और पावरफुल। जो लोग धैर्य से काम करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होते, उनके अंदर एक पावर होती है। जो लोग फट 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 काम करते हैं और ऊपर नीचे तेज बात करते हैं, वो लोग पावर दिखाते हैं लेकिन होती नहीं है। उल्टा क्या होता है? डर होता है, इसलिए फट 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 कर रहे हैं, डर, भय। सो हमें इस बात को समझना है कि ईगो क्या रोल प्ले कर रही है हमारे साथ। अगर ईगो है तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, और अगर ईगो नहीं है तो हमारे अंदर सत्य की पावर आ चुकी है। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम अनकॉन्शियसली जो हम ये रोल कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं, नाटकबाजी जो कर रहे हैं, ह्यूमन पार्ट है आपस में एक्सचेंज करने के लिए, हम उसमें अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम समर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे, तब हम ईगो की जरूरत ही नहीं है। ये सब फॉल्स मुखौटा लगता है हम सब। तब हम एक्चुअली में प्योर एंड सिंपल हो जाएंगे, असली हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। अब ईगो का बोलना होगा कि अरे ये ऐसे हो जाएगा तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मेरे को तो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो क्या करेगा? फिर डिफेंस मैकेनिज्म ट्राई करेगा। लेकिन अगर हमने लेट गो कर दिया रेजिस्टेंस का, तो हम क्या हो जाएंगे? हम डिस्कवर करेंगे हमारे अंदर का, हमारे अंदर की सच्चाई। कभी कभी वल्नरेबिलिटी दिखानी पड़ती है, तब जान पाते हैं कि क्या होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कार्ड ईगो। कोई भी है उसको लेट गो, लेट गो। ये फियर ऑफ कंट्रोल, लेट गो, लेट गो। इस पे हमें वर्क करना है। अगला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा फेवरेट है। अपनी रुग्णता को एनलाइटमेंट में रूपांतरित कर दीजिए। इसका मतलब आपके जो डिजीजेस हैं, जो आपकी जो इलनेस है, आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उनको एनलाइटमेंट के। वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने लाइफ में पर्सनली देखा है कि जब कभी चैलेंजेस आते हैं, बीमारियां आती हैं, कुछ लॉसेस आते हैं, वो आते हैं हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। लेकिन तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जब हम ओपन एंड रिसेप्टिव रहते हैं। जब हम क्लोज होता है मेरे साथ क्यों हुआ, तो हमने दरवाजे बंद कर दिए ट्रांसफॉर्मेशन के। सवाल गंभीर है, पढ़ते हैं। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है और इस अवस्था में उसकी पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, उस अवस्था में स्वीकार कर लेता है, अपनी बीमारी के समक्ष समर्पण कर देता है, तब क्या वह पुनः स्वस्थ होने की अपनी इच्छा को त्याग नहीं रहा होता है? बीमारी से जूझने का उसका संकल्प तो फिर रहेगा ही नहीं, या रहेगा? सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। कि अगर मैं बीमार हूं और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब क्या ये है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे सही होना ही नहीं है? इसका मतलब कि आई एम ओके विद इट? इसका क्या मतलब है? ये सवाल करते हैं और इस जवाब पढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। और ये मैंने पर्सनली कई बार एक्सपीरियंस किया है। सो आइए पढ़ते हैं। समर्पण जो है कि आंतरिक स्वीकृति होता है बिना किसी शर्त के। अभी हम आपके जीवन के बारे में हम आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान पल के बारे में, न कि आपके जीवन की स्थितियों या परिस्थितियों के बारे में, और न ही उसके बारे में जिसे मैं जीवन परिस्थिति कहा करता हूँ। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जहां तक बीमारी का सवाल है, इसका मतलब है कि यह आपकी जीवन स्थिति का एक अंग है, इसलिए इसका अतीत भी है और भविष्य भी है।
अतीत और भविष्य मिलकर तब तक एक अनवरत सिलसिला बनाए रखते हैं जब तक कि अब की मुक्तकर्ता शक्ति को आपकी सचेत प्रेजेंस के जरिए सक्रिय नहीं कर दिया जाता। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी जीवन स्थितियों को रचने वाली बहुत सारी परिस्थितियों के तले अधिक गहरा व अधिक अनिवार्य कुछ रहा करता है, और वह है समय के पास में बंधे न रहने वाले अब में आपका जीवन, आपका बींग। क्योंकि अब में कोई समस्या नहीं रहती है, इसलिए उसमें कोई बीमारी भी नहीं रहती है। किसी और के द्वारा आपकी दशा को दिए गए नाम में विश्वास कर लेना उस दशा को बनाए रखता है, उसे बल देता है और उस अस्थायी गड़बड़ को जमी हुई वास्तविकता जैसा बना देता है। यह विश्वास उसे न केवल वास्तविकता देता है, उसे जमा देता है, बल्कि ऐसी निरंतरता भी देता है जो कि उसमें पहले नहीं थी। अगर वर्तमान पल पर फोकस रखा जाए और उसे किसी मानसिक नामकरण से दूर रखा जाए, तो बीमारी सिमट कर इनमें से रह जाती है कोई ऐसी दशा रह जाती है, कोई बदन दर्द, कमजोरी, बेचैनी या अक्षमता। यही वह है जिसके प्रति आपने समर्पण करना है अभी। आपको बीमारी की धारणा के प्रति समर्पण नहीं करना है। दर्द व कष्ट आपको अगर वर्तमान में प्रेजेंट रहने की ओर सघन चैतन्यता की अवस्था की ओर धकेल रहा हो, तो उसे ऐसा करने दीजिए। इस दुख दर्द को एनलाइटमेंट के लिए प्रयोग कीजिए। फैबुलस। समर्पण क्या है? व्हाट इज सरेंडर? ये हमारी इनर एक्सेप्टेंस है। एब्सोल्युटली नो कंडीशंस अटैच्ड, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब हमने अपनी लाइफ के बारे में प्रेजेंट सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसा है वैसा है, तो हम अपनी लाइफ सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो गए हैं। जब बीमारी की बात आती है तो हमें समझना चाहिए कि बीमारी लाइफ सिचुएशन का एक एंड प्रोडक्ट है। सिम्टम दिख रहा है उसका, लेकिन जो फाउंडेशन है वो क्या है? फाउंडेशन कोई कुछ पास्ट में है, उसकी वजह से बीमारी अभी आई है, और फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी परेशान होकर हम अभी भी बीमार हो सकते हैं। हाय, उसका ऐसे कैसा होगा, रिजल्ट कैसे आएगा, हम उसमें भी बीमार। तो बीमारी कब आती है? पास्ट या फ्यूचर की वजह से। प्रेजेंट टेंस पे कोई बीमारी नहीं आती, अगर हम सोच रहे हैं कुछ भी नहीं आता। अब हमारे अंदर पावर क्या है? हमें उस पावर तो है ही, सबके पास है, उसको हमें एक्टिवेट करना है। क्यों एक्टिवेट करना है? सो दैट हम अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस, जो हमें अभी कॉन्शियसली प्रेजेंट है, हम उसमें ध्यान देकर उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जब हम स्ट्रेंथ बनाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत चीजें लाइफ में जो होती हैं, हम उसकी गहराई में उतर पाएंगे, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको देख पाएंगे, बीइंग में रह पाएंगे, और जो एब्सोल्युटली मैजिकल होता है। सरेंडर का मतलब और भी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चूंकि अब मैं कोई समस्या नहीं रहती, इसलिए अब उसकी बीमारी भी नहीं रहती। सो वंडरफुल। जब अभी में नाव में प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो बीमारी भी कहाँ है? इसलिए अपने आप को लेबल करना बंद कर दीजिए, दूसरों के साथ अटैच करना बंद कर दीजिए। जब आप ऐसा फ्री हो जाएंगे तो आप अपने आप को एम्पावर करेंगे, और फिर आपकी जो रियलिटी है वो परमानेंट रहेगी, बैलेंस रहेगी। ये नहीं कि अभी आई फिर कोई झोंका आया और गिर गई। आपकी रियलिटी सॉलिड रहेगी और टाइम एंड अबव जाती रहेगी, जाती रहेगी। जब आप फोकस करेंगे अपने अंदर, तो आप बीमारियां जो बाहर हैं उनको हटा देंगे। फिर आपको जो डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं, बॉडी में दर्द हो रहे हैं, कमजोरी, वीकनेस आ रही है, बेचैनी आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, या कुछ नहीं करने की डिसेबिलिटी, अक्षमता हो रही है, ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। बिकॉज आपने जब सरेंडर किया तो आपकी आइडिया ने आपकी जो आपके अंदर जो आइडिया है बीमारी का, जो एक थॉट है, वो भी
खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सफरिंग चलते रहोगे अपने प्रेजेंट मोमेंट में, तो आप उसको भी अगर एनालाइज करो, तो आप एनलाइटमेंट के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसको प्रयोग कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अगले 2-3 पैराग्राफ में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आइए समझते हैं। समर्पण जो है को नहीं बदल देता, कम से कम प्रत्यक्षतः तो बिल्कुल भी नहीं। समर्पण आपको बदल देता है। आप जब आप बदल जाते हैं, तब आपकी सारी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि आपकी दुनिया आपकी ही प्रतिबिंब तो है। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप दर्पण देखें तो उसमें जैसे आप हैं वैसे ही तो दिखाई देंगे, लेकिन अगर वह आपको अच्छा न लगे तो आप गुस्से से पागल होकर दर्पण में पड़ रहे अपने प्रतिबिंब पर हमला तो नहीं कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप सब वास्तव में कर रहे होते हैं जब आप अस्वीकार करने की अवस्था में होते हैं। और तब अगर आप उस प्रतिबिंब पर हमला करते हैं, तो वह भी पलटकर आप पर हमले की मुद्रा में आ जाता है। अगर आप उस प्रतिबिंब को स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह जो भी हो, जैसा भी हो, अगर आप उसके प्रति मित्रवत रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह भी आपके प्रति मित्रवत न हो जाए। यही है वह विद्या जिससे आप दुनिया को बदल देते हैं। बीमारी कोई समस्या नहीं है, समस्या आप हैं, और तब तक है जब तक कि आपके अहंकारी मन के हाथों में आपके जीवन की बागडोर है। अगर आप बीमार पड़ जाएं या असक्षम हो जाएं, तब ऐसा महसूस मत कीजिए कि आप किसी रूप में विफल हो गए हैं। ऐसा सोचकर अपराध भाव मत पाल लीजिए। जिंदगी पर यह आरोप मत लगा दीजिए कि उसने आपके साथ अन्याय किया है, और ना ही खुद को ही को कोई दोष दीजिए। यह सब प्रतिरोध करना ही है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो उसका प्रयोग कीजिए एनलाइटमेंट के लिए। जीवन में जो कुछ भी बुरा हो जाए, एनलाइटमेंट के लिए उसका प्रयोग कीजिए। उस बीमारी में समय को मत जोड़ लीजिए। उसे ना अतीत उसे ना अतीत दीजिए ना भविष्य दीजिए। बीमारी के रहते खुद को सघन वर्तमान कल की सजगता में रहने दीजिए। फिर देखिए कि क्या होता है। आप एक किमियागार एल्केमिस्ट जो घटिया धातु को सोने में तब्दील कर देता है, बन जाइए। घटिया धातु को सोने में, दुख को चैतन्यता में, आपदा को एनलाइटमेंट में बदल दीजिए। क्या आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और इसलिए जो कुछ मैंने अभी कहा है वह सब आपको अच्छा नहीं लगा है, या उस पर आपको गुस्सा आ रहा है? अगर हाँ, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि यह बीमारी आपके स्व का, आपके अहम का एक हिस्सा बन गई है, और नाराज होकर आप अपनी पहचान का बचाव कर रहे हैं, और साथ ही बीमारी का भी। यह वह स्थिति जिस पर बीमारी का ठप्पा लगा दिया गया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जो कि सचमुच आप हैं। ओके, ग्रेट। सो सरेंडर आपको बदलता नहीं है, डायरेक्टली नहीं बदलता। सरेंडर आपको रूपांतरण कर देता है, कंप्लीट शिफ्ट आ जाता है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो आपका पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि दुनिया क्या है, जैसे मैं अंदर हूं वैसे मुझे बाहर दिखेगा। अगर मुझे आप में अच्छाई दिख रही है, अभी रिंकू में अच्छाई दिख रही है, तो क्योंकि मेरे अंदर अच्छाई ऐसे दिख रही है, और मुझे रिंकू में बुराई दिख रही है, तो मेरे अंदर बुराई है इसलिए मुझे दिख रही है। तो रिंकू क्या हुई मेरी, दुनिया क्या हुई मेरी, रिफ्लेक्शन, आईना, मिरर की तरह हुई। ये हमने इसके बारे में पहले भी कई किताबों में बात किया है। तो वापस जैसे हम हैं वैसे हमें दुनिया दिखेगी। ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली है, जैसे हम अंदर हैं वैसा ही हम बोलेंगे।
अगर हमने मिरर में देखा जो हमें समझ में आया, पसंद आया या नहीं आया, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम जो मिरर में देख रहे हैं उसको अगर हम पसंद नहीं करें तो मतलब हम अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमको लव भी नहीं है अपने आप के लिए। और ये भी है, इसका मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। मुझे पतला होना चाहिए, मुझे काला गोरा होना चाहिए, मोटा पतला होना चाहिए, लंबा छोटा नाटा पतला मतलब क्या 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 क्या, बाल ऐसे होने चाहिए, स्किन ऐसी होनी चाहिए। अगर मैं ये सब चीजों में, इसका मतलब मैं जिसको देख रही हूँ वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और मैं उस इमेज को अटैक, अरे यहाँ पर वजन है, अरे यहाँ पर वाइट बाल है, अरे यहाँ पर ये है। तो क्या होगा, क्या होगा समझ लीजिए, वो रिफ्लेक्शन आपको अटैक करेगी। अभी इतना वजन है, कल इतना होगा, अभी इतने वाइट बाल हैं, कल इतने होंगे, क्योंकि आपने लाभ नहीं दिखाया, वो भी लाभ नहीं दिखाएगी। अब आप बोलेंगे बट वो तो मैं ही हूँ। हाँ, पर आप एनर्जी क्या दे रहे हो अपने आप को? डुअलिटी तो हम सब में होती है ना, हम सब डुअलिटी से पैदा हुए हैं, यहाँ तो यिन यांग दोनों में, मैस्कुलिन एस्पेक्ट भी हमारे में, फेमिनिन एस्पेक्ट भी है, लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं। अगर आप करते हो तो रिफ्लेक्शन भी वैसे करेगी ना। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले तो बोलेंगे क्या कंफ्यूजन बोल दिया है। सो एक्सेप्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, एक्सेप्ट द वे इट इज। अगर आप अपने लिए फ्रेंडली नहीं हो सकते, अपने आप को लव नहीं कर सकते, तो खाक दुनिया को बदलोगे लव? अगर आपके घर में, आपकी बॉडी में बीमारी आई है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप उस बीमारी को लेके आए, बोलेंगे नहीं मैं तो बीमार नहीं होना चाहता, मैं पागल हूं क्या, मैं बीमार होऊंगा? हाँ, आप पागल हैं। आपने रेजिस्ट किया, आपने कंप्लेन किया, आपने नेगेटिव टॉक करी, और बीमारी आपके घर में आई, और फिर आप दूसरे को अटैक कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ही तो लाए हैं उस बीमारी को। सो अगर आप बीमार हो, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, और आप कोई टाइप से कहीं फेल हो चुके हो, गिल्टी फील कर रहे हो, तो विक्टिमाइज होना बंद कर दो। लाइफ ने आपके साथ ये नहीं किया, आपने अपने साथ ही किया, और अपने आप को ब्लेम करना भी बंद कर दो। बोलो हाँ, अनजाने में, बेध्यानी से मैंने इस बात को अट्रैक्ट किया, आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, नाउ आई एक्सेप्ट। अगर एक मोटी बीमारी है आपके पास, सो वो एनलाइटमेंट का बड़ा सा रास्ता खोल के आती है, क्योंकि मोटी बीमारी है, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। उस समय अगर आप सेंटर बैलेंस अलाइन रहेंगे तो आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। उस बीमारी में समय को मत जोड़ लीजिए कि ऐसा है वैसा है, पास्ट प्रेजेंस में मत चले जाइए। बीमारी एक रीजन है प्रेजेंट टेंस में आपको कॉन्शियस करने के लिए, अवेयर करने के लिए। उसको उसी पर्सपेक्टिव से देखिए। हमें बोला जा रहा है कि हम एक अल्केमिस्ट बन सकते हैं। अल्केमिस्ट क्या होता है? जो बेसिक मेटल्स होते हैं उनको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? एक लो आपने अगर आपको सोने की खान के बारे में पता हो, निकाल के उसको फिर सोना मिलता है मुश्किल से, जब मिलता है उसको खूब पिटाई होती है, उसको इतने प्रोसेस से जाना पड़ता है। कभी ज्वेलरी बनते हुए देखा हुआ आपने, सोना बनते हुए देखा हुआ हो, तो आप समझेंगे। हमारे घर में एक सोने की फैक्ट्री है, वहां कहाँ पर, रुद्रपुर में। तो इतना इंटेंस प्रोसेस होता है गोल्ड बनाने का। तो वो भट्टी में जा जाके सोना निकल के आता है। आपकी भट्टी क्या है? बीमारी है। कॉन्शियसली उस बीमारी को ऑब्जर्व करें, तो आपकी एनलाइटमेंट 100% आएगी। जितनी बड़ी बीमारी, उतने ज्यादा चांसेस एनलाइटमेंट का। लेकिन अगर आपने ले लिया कि हाय व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मुझे क्यों हुआ, आई एम सो एंग्री, इसका मतलब आपको अपने आप से प्यार ही नहीं है। आप कोई किसी की प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो आप बीमारी को भी बचा रहे हैं, तो बीमारी कैसे आपकी बॉडी से बाहर जाएगी? बोलेगी मेरे को तो प्रोटेक्ट कर रहा है कोई, मैं तो इसके घर में और लंबा रहूंगी। तो कॉन्शियस हो जाएंगे, बीमारी से हेट ही नहीं करेंगे, तब बीमारी बोलेगी मैं तो यहाँ वेलकम ही नहीं हूँ, मैं तो चली जाती हूँ, भागती हूँ मैं। तो जो बीमारी, इलनेस है, अगली बार अगर आप कॉन्शियस लिविंग करेंगे तो बोलेगा कुछ सिखाने आई है मुझे, अब मैं वो लेसन सीखूंगी। और तब आपको मालूम पड़ेगा कि सचमुच आप क्या हैं। एब्सोल्युटली मैजिकल, बहुत इंटेंस है, बहुत वंडरफुल है। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस पर्सनली इन माई लाइफ।
जब मेरी लाइफ में कैंसर आया, मेरी लाइफ में मेरे फादर इन लॉ गए, मेरी लाइफ में मेरा छोटा भाई गया, मेरी लाइफ में डिप्रेशन आया, मैंने उनको वेलकम नहीं किया बट एक्सेप्ट किया। तो वेलकम करना मतलब आप इन्विटेशन दे रहे हो, एंड दैट इज व्हेन आप वाई में जाते हो एंड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं ये नहीं बोल रही हम सबको हमको वेलकम करना चाहिए बीमारियां आए तो, नो, लेकिन कभी बीमारियां कुछ अनटोवर्ड सिचुएशन आ जाए, सो प्लीज लर्न टू एक्सेप्ट दैट, सी कि उसके पीछे क्या मैसेज है। अगर मैंने मैसेज नहीं देखा, वो बीमारी दोबारा आएगी, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी। तो अगर हटाना है तो मैसेज सीखना इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख लोगे तो लाइफ में बहुत 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 सारे मैजिक्स आ जाएंगे। सो अंडरस्टैंड दिस। मुझे आगे भी बढ़ाने का मन नहीं है बिकॉज इंटेंस किताब है, टाइम लेते हैं। ठीक है, कल संडे है, डजंट मैटर, कल एक बार और पढ़ते हैं बिकॉज परसों से नई जर्नी शुरू हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, acceptance automatically. Yes, Rinku, you wanted to know, that's why, मुझे बहुत यंग, आई वाज 29 जब मेरी फर्स्ट लाइफ में मुझे कैंसर आया था। रिजेंटमेंट थी मुझे लाइफ में बहुत कुछ, तो एंड दैट टॉट मी, एंड माय टीचर नित्या शांति टॉट मी हाउ टू लुक एट इट वेरी ब्राइटली। सीक्रेट किताब मेरी लाइफ में उस समय आई, एंड दैट्स व्हाट आई चेंज माय पैराडाइम ऑफ थिंकिंग। फिर मेरी लाइफ में 2000, ये था 2007 की बात, 2010 में मेरे फादर इन लॉ चले गए। आई लव्ड माय फादर इन लॉ। उनके जाने से मुझे एनलाइटमेंट आई बिकॉज मैं उनकी सोल से मिली, कॉन्वर्जेशंस करी, पढ़ा उसके बारे में, बहुत कुछ जाना। फिर 2018 में मेरा छोटा भाई चला गया, 34 years old। उसके जाने से बहुत एनलाइटमेंट आई, स्पिरिचुअल जर्नी में और डीपली आई मैं। फिर 2020 में मेरी बिटिया कॉलेज गई, एंड आई डिड नॉट नो, आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन बिजनेस वाइज एंड एवरी वाइज, एंड आई नेवर थॉट कि मैं इतनी वीक हो सकती हूँ। उसका जाना मैं टॉलरेट नहीं कर पाई, मुझे डिप्रेशन आया, एंड दैट्स द रीजन सेशंस इतने इंटरमिटेंट हो रहे थे, आई हैड माय मूड स्विंग्स। उसको जब मैंने पॉजिटिवली लिया तो वो भी एक पॉइंट ऑफ एनलाइटमेंट आया। एंड अभी तो मैं एनलाइटमेंट की इतनी स्टेज में भी नहीं। नाम मेरा प्राची है, प्राची का मतलब भी एनलाइटमेंट होता है या ईस्ट साइड होता है जहाँ से सूर्योदय होता है, बट अभी इतना सा एनलाइटमेंट भी नहीं है बिकॉज बहुत कुछ बाकी है समझना, सीखना। बट ठीक है, दिस जर्नी इज गोइंग टू गो मैजिकली, बहुत बढ़िया जाएगी। इतनी हैवी किताब के बारे हल्की किताब भी पढ़ेंगे हम। सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं जो हिंदी में सेशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये किताब जो नेपोलियन हिल की है इज मैजिकल, इट्स रियली प्रिटी। सो उस प्रिटी है मतलब अंदर से बाहर से, तो बुलाइएगा किसी को। 5:30 बजे हम सेशन करेंगे